वेलकम टू साइंस विद समीर। आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पर जो हमारे समाज की गहरी जड़ों में है। दहेज और स्त्री धन। ये दो शब्द आपने सुने होंगे, लेकिन इसके असली मतलब क्या हैं? दहेज की प्रथा कब शुरू हुई? स्त्री धन का इतिहास क्या है और ये समाज में कैसे एक समस्या बन गया? इसके साथ ही आज हम दो खास सवालों के जवाब देंगे। श्री राम और सीता जी की शादी में दहेज का क्या मामला था और हजरत अली और बीवी फातिमा के विवाह में दहेज का क्या रूप था। आज हम इसकी पूरी कहानी जानेंगे, रामायण और इस्लामिक इतिहास से लेकर आज के फैक्ट्स और नंबर्स तक, एकदम सिंपल और आसान तरीके से। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझ लें कि दहेज और स्त्री धन में फर्क क्या है। दहेज वो चीज है जो लड़की का परिवार लड़के के परिवार को देता है, शादी के वक्त या उसके बाद या शादी के टाइम कभी भी। ये अक्सर जबरदस्ती या डिमांड के साथ होता है। जैसे लड़के का परिवार बोलता है, हमें 10 लाख रुपए, एक कार और फर्नीचर चाहिए वरना शादी नहीं होगी। ये कैश, ज्वेलरी या कोई भी एक्सपेंसिव सामान हो सकता है। और दोस्तों, ये इंडिया में इलीगल है। डाउरी प्रोविजन एक्ट 1961 के तहत दहेज लेना या देना दोनों क्राइम है, जिसमें 7 साल तक की जेल हो सकती है। अब बात करते हैं स्त्री धन की। ये वो प्रॉपर्टी या गिफ्ट होता है जो लड़की को अपने परिवार, ससुराल या किसी और से मिलते हैं, शादी से पहले, शादी के बाद या कभी भी। ये लड़की की अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी होती है जिसमें किसी और का हक नहीं होता। हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 के सेक्शन 14 में साफ लिखा है कि स्त्री धन पर सिर्फ और सिर्फ लड़की का कंट्रोल होता है। मिसाल के लिए, अगर किसी लड़की के माँ बाप उसको शादी में सोना, कपड़े या पैसा देते हैं तो ये स्त्री धन है, ना कि दहेज। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम क्या है? समाज में दहेज और स्त्री धन को एक ही समझ लिया जाता है और इस गलतफहमी ने दोनों को एक सामाजिक बोझ बना दिया है। लेकिन ये प्रथा शुरू कहाँ से हुई और श्री राम और सीता जी का और हजरत अली और बीवी फातिमा का विवाह में इसका क्या रूप था? चलो इसकी हिस्ट्री देखते हैं। दोस्तों, दहेज और स्त्री धन का इतिहास हमारी संस्कृति के साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन यह वक्त के साथ बदलता गया। सबसे पहले बात करते हैं स्त्री धन की। स्त्री धन का कॉन्सेप्ट वैदिक काल से शुरू हुआ। उस वक्त लड़की को अपने परिवार से शादी के वक्त ज्वेलरी, कपड़े या प्रॉपर्टी गिफ्ट के रूप में मिलती थी। ये उसकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए होता था, ताकि शादी के बाद वो अपने फैसले खुद ले सके। मनुस्मृति में स्त्री धन का जिक्र है, जहां साफ लिखा है ये लड़की की अपनी प्रॉपर्टी है। अब बात करते हैं दहेज की। दहेज का इतिहास भी वैदिक काल में दहेज का कॉन्सेप्ट जो आज है वैसा नहीं था। उस वक्त शादी एक पवित्र बंधन था जिसमें कोई जबरदस्ती या पैसे का लेन देन नहीं होता था। लेकिन मेडिवल पीरियड के आसपास जब समाज में पैट्रियार्ची बढ़ने लगी, दहेज का रूप शुरू हुआ। राजपूत और वॉरियर कम्युनिटी में ये ट्रेंड बना कि लड़की के परिवार वाले जो हैं वो लड़के के परिवार को गिफ्ट दें, ताकि शादी एक पॉलिटिकल और सोशल अलायंस का रूप बने और वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हो। ये गिफ्ट्स दिखावा और स्टेटस का सिंबल बनता गया। लेकिन ये प्रथा कैसे बिगड़ती चली गई? मुगल और ब्रिटिश काल में दहेज एक बिजनेस डील बन गया। कॉलोनियल रूल में लैंड ओनरशिप और इकोनॉमिक इनइक्वालिटी बढ़ी और दहेज एक तरह का कंपनसेशन बन गया। 19वीं सेंचुरी तक दहेज जबरदस्ती का रूप ले चुका था और लड़की के परिवार पर यह एक बोझ बन गया था।
स्त्री धन जो लड़की का हक था उसको भी दहेज के साथ मिक्स कर दिया गया और ससुराल वालों की लड़की के गिफ्ट को अपना समझने लगे। ये गलतफहमी आज भी चल रही है। अब आते हैं हमारे पहले सवाल पर। हमारा पहला सवाल जो था, श्री राम और सीता जी की शादी। इस शादी में दहेज का क्या मामला था? दोस्तों, वाल्मीकि रामायण और तुलसीदास जी की रामचरितमानस के अनुसार श्री राम और सीता जी का विवाह एक पवित्र और आदर्श विवाह था, जो सीता जी के स्वयंवर के बाद हुआ। किंग जनक ने अपनी बेटी सीता जी का विवाह श्री राम से किया जब उन्होंने शिव धनुष को तोड़ा। रामायण में ये साफ है कि सीता जी के विवाह में दहेज का कोई जबरदस्ती या डिमांड वाला कॉन्सेप्ट नहीं था। किंग जनक ने अपनी बेटी सीता जी को अपने प्यार और आदर से बहुत सारी चीजें दी, जैसे ज्वेलरी, कपड़े और रुपए भी थे जो उनके मुताबिक थे। ये सब स्त्री धन के रूप में था, ना कि दहेज, जो सीता जी की अपनी प्रॉपर्टी थी। ये गिफ्ट जनक जी ने अपनी खुशी से दिया, ना कि रघुकुल या श्री राम के परिवार के किसी भी डिमांड को देखकर। इसके अलावा जनक जी ने अपनी 3 और बेटियां उर्मिला, मंदावी और श्रुताकीर्ति का विवाह भी श्री राम के भाइयों से किया और उन सबको भी स्त्री धन दिया। ये एक बड़ी बात समझने वाली है। रामायण में दहेज जैसा कोई प्रेशर या शब्द नहीं है। जनक जी ने जो दिया वो अपनी बेटियों के लिए था, उनकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी और सम्मान के लिए। ये स्त्री धन का एक आदर्श उदाहरण है। श्री राम और रघुकुल ने कोई डिमांड नहीं की, क्योंकि उनका चरित्र मर्यादा पुरुषोत्तम का था। इस विवाह में प्यार, सम्मान और धर्म के आधार पर बंधन जोड़ा गया, ना कि पैसों के दिखावे का दुरुचार किया गया। अब दूसरा सवाल, हजरत अली और बीवी फातिमा का विवाह। इसमें दहेज का क्या मामला था? दोस्तों, हजरत अली और बीवी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा इस विवाह में इस्लामिक इतिहास में एक मिसाल है। ये विवाह 1 या 2 हिजरी के आसपास मदीना में हुआ। ये विवाह हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुपरविजन में हुआ और इसमें सिंपलिसिटी और स्पिरिचुअलिटी का गजब का बैलेंस था। शिया और सुन्नी सोर्स के मुताबिक जब बीवी फातिमा की शादी की उम्र हुई तो कई साहबा जैसे अबू बकर, उमर, हजरत अब्दुर रहमान इब्ने औफ ने उनके लिए रिश्ते मांगे। अब्दुर रहमान इब्ने औफ ने तो यहाँ तक कहा कि वो 100 ऊंट और 1000 दिनार देंगे, जो सोने के हुआ करते थे। लेकिन प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सभी रिश्तों को इनकार कर दिया, ये कहकर कि बीवी फातिमा का विवाह अल्लाह के हुक्म से होगा और अल्लाह ने हजरत अली को चुना। तो दोस्तों, जब हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो ने रिश्ता मांगा तो प्रॉफेट मोहम्मद ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्होंने बीवी फातिमा से उनकी मर्जी पूछी। बीवी फातिमा ने चुप रहकर अपनी मर्जी का इजहार किया, जो इस्लामिक लॉ में वुमेन्स कंसेंट का एक अहम सबूत है। यहाँ हम एक बात और सीखने मिलती है, वो ये कि जब लड़की की शादी तय करो तो सबसे पहले लड़की से उसकी मर्जी पूछो, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। ऐसा ना हो कि माँ बाप खुद की मर्जी से सब कुछ फिक्स कर दें और लड़की दिल ही दिल रो रही हो। तो हम वापस आते हैं अपने टॉपिक पर। अब दहेज का सवाल आया। प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु से पूछा, तुम्हारे पास मेहर देने के लिए क्या है? यहाँ मैं एक चीज क्लियर करता चलूं, कई लोगों को नहीं पता होगा मेहर के बारे में, जो नॉन मुस्लिम दोस्त मेरे सुन रहे होंगे। मेहर यानी वो रकम जो लड़का लड़की को देता है निकाह के टाइम, मतलब लड़का
लड़के को निकाह कबूल करने से पहले ये बताना होगा कि वो कितनी मेहर दे रहा है अपनी होने वाली बीवी को। तो यहाँ एक बात साफ हो गई कि दहेज जैसी कोई चीज नहीं होती है। उल्टा दूल्हा अपनी होने वाली दुल्हन को एक अमाउंट देगा, वो कितनी भी हो सकती है, ज्यादा कम, मगर एक रिस्पेक्टेबल अमाउंट होनी बहुत जरूरी है। मगर यहाँ तो होता कुछ और ही है। मेहर दिया जाता है 2000, 4000, 5000, इससे ज्यादा तो बहुत कम ही लोग होते हैं जो देते हैं। और दहेज लिया जाता है लाखों में। और लड़की वाले के वहां पूरी लंबी चौड़ी बारात जो एक लश्कर नुमा शक्ल में होती है लेकर पहुंच जाते हैं। फिर जो लड़की के बाप ने अपनी पूरी जिंदगी की कमाई लगाकर मेहमानों के लिए खाने का इंतजाम किया होता है, उसमें कमी निकाली जाती है। रोटी ठंडी हो गई, गुलाब जामुन नहीं मिले, रायता खत्म हो गया, या मेहमानों का सही से इंतजाम नहीं किया। खैर, तो हम वापस आते हैं अपने टॉपिक पर। तो जब नबी ने पूछा कि अली मेहर कितनी दोगे, हजरत अली के पास सिर्फ 3 चीजें थी। एक तलवार, एक जीरा, जीरा मतलब आर्मर जो जंग के टाइम पहनते हैं, और एक ऊंट। प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा तलवार तुम्हें जंग के लिए जरूरी होगी और सफर के लिए और खेती के लिए तुम्हें ऊंट चाहिए होगा, तो एक सा करो, अपनी जीरा बेच दो। वो जीरा 400 से 500 दिरहम में बेची गई। प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पैसे को 3 हिस्सों में बांटा। एक हिस्सा परफ्यूम के लिए, दूसरा हाउस होल्ड आइटम और कपड़ों के लिए, और तीसरा वलीमा के लिए। वलीमा मतलब रिसेप्शन, दावत। ये आइटम्स बहुत सिंपल थे। 2 मैट्रेसेस, एक जग, एक पिलो और कुछ कपड़े। बीवी फातिमा के मेहर 400 या 500 दिरहम थे, जो उस जमाने में एक सादा सा मेहर था। इस विवाह में कोई भी दिखावा नहीं था। प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद निकाह पढ़ाया और वलीमे के लिए सहाबा ने खाना डोनेट किया। ये विवाह सिंपलिसिटी और डिवाइन ब्लेसिंग का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है, जो आज के लेविश दहेज डिमांड के बिल्कुल खिलाफ है। दोस्तों, आज दहेज एक सामाजिक कर्ज बन चुका है, लेकिन लड़की के परिवार पर यह बोझ क्यों डाला जाए? सबसे बड़ी वजह है सामाजिक प्रेशर। बात ऐसी है, लोग सोचते हैं कि ज्यादा दहेज देंगे तो उनकी इज्जत बढ़ेगी या बेटी की शादी किसी अच्छे घर में हो जाएगी, लेकिन ये सोच गलत है। लड़के का परिवार अक्सर बोलता है इतना पैसा या सामान दो वरना शादी नहीं होगी। ये जबरदस्ती लड़की के परिवार को फाइनेंशियली और इमोशनली तोड़ देती है। और स्त्री धन का क्या? जो गिफ्ट लड़की के लिए होते हैं उसको भी अक्सर ससुराल वाले अपने कंट्रोल में ले लेते हैं। लड़की के माँ बाप दिल से अपनी बेटी के लिए सोना या पैसा देते हैं, सोचते हैं कि ये उसके फ्यूचर सिक्योर करेगा, लेकिन ससुराल में ये स्त्री धन दहेज के रूप में देखा जाता है और लड़की का हक छीन लिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है स्त्री धन सिर्फ और सिर्फ लड़की का है, पति या ससुराल वाले उस पर हाथ नहीं डाल सकते। ये फाइनेंशियल बोझ मिडिल क्लास और पुअर फैमिली के लिए एक नाइटमेयर जैसा है, जो एक डरावना सपना है उनके लिए। कई बार लोन लेने पड़ते हैं, घर तक बेच देना पड़ता है, और अगर दहेज काफी नहीं हुआ तो ससुराल में लड़की को मेंटल या फिजिकल टॉर्चर भी बर्दाश्त करना पड़ता है, जो हमारे समाज में आम है, बहुत जगह हम देखते हैं। अब देखते हैं नंबर्स क्या कहते हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो यानी एनसीआरबी के 2022 के डेटा के हिसाब से दहेज से रिलेटेड केस इंडिया में हर साल हजारों में होते हैं। ये केसेस इंडियन पिनल कोड के सेक्शन 498A क्रुएल्टी फॉर डॉरी और सेक्शन 304B डॉरी डेथ यानी दहेज के लिए जो मर्डर कर दिए जाते हैं, जिसमें काफी बार आप सुनते होंगे लड़कियों को जला दिया गया, मार दिया गया, के तहत रजिस्टर होते हैं। चलो कुछ शॉकिंग फिगर्स देखते हैं जिसमें आप शायद चौंक जाएंगे। उत्तर प्रदेश
सबसे ज्यादा केस 15,000 से 20,000 जो सेक्शन 498A के अंडर रजिस्टर किए गए, और डाउरी डेज 2,000 से 2,500 हर साल। बिहार में 10,000 से 12,000 क्रुएल्टी केस और 1,000 से 1,500 डाउरी डेज। महाराष्ट्र में 5,000 से 7,000, राजस्थान में 4,000 से 6,000, आंध्र प्रदेश तेलंगाना में 3,000 से 5,000, और ऑल इंडिया अगर देखा जाए तो हर साल 6,000 से 7,000 लड़कियां दहेज की वजह से अपनी जान गंवा देती हैं। डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट के तहत भी 10,000 से 12,000 केस हर साल रजिस्टर होते हैं, जिसमें यूपी, बिहार और राजस्थान टॉप पे हैं। पर स्त्री धन का केस अलग से रजिस्टर नहीं होता या उसका अलग से डेटा नहीं होता, क्योंकि अक्सर डोमेस्टिक वायलेंस या डिवोर्स केस में शामिल हो जाते हैं ये केस। अर्बन एरियाज में जैसे दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर में स्त्री धन के डिस्प्यूट ज्यादा देखने मिलते हैं। डिस्प्यूट इन द सेंस कि लड़कियां अपना हक मांगती हैं कि हमारा है ये। इसकी वजह क्या है? वहाँ वुमेन राइट्स के लिए ज्यादा अवेयरनेस है, लड़कियां ज्यादा पढ़ी लिखी होती हैं, उन्हें अपना राइट्स पता होते हैं। तो दोस्तों, दहेज का रूप कैसे बिगड़ा? ये एक सिंपल गिफ्ट से शुरू हुआ, लेकिन आज ये एक बिजनेस डील बन चुका है। मॉडर्न इंडिया में दहेज एक स्टेटस सिंबल बन गया है। लोग सोचते हैं कि ज्यादा दहेज देंगे तो उनका लेवल ऊपर दिखेगा, लेकिन दिखावा लड़की के परिवार को बर्बाद कर देता है। और स्त्री धन जो लड़की का हक था उसको भी दहेज के साथ मिक्स कर दिया जाता है। ससुराल वाले अक्सर लड़की के ज्वेलरी या गिफ्ट्स को अपना समझ लेते हैं, ये गलत है। स्त्री धन की फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के लिए लड़की लेकिन आज भी एक सामाजिक प्रेशर का हिस्सा बन गया है। ग्लोबलाइजेशन और कंज्यूमरिज्म ने इसको और बुरा किया। आज शादी एक इवेंट बन गया है जिसमें पैसा दिखाना जरूरी हो गया है। दोस्तों, कानून हमारे साथ है। अगर कोई दहेज मांगता है तो आप सेक्शन 498A या डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट के तहत FIR फाइल कराइए। स्त्री धन वापस लेने के लिए हिंदू मैरिज एक्ट सेक्शन 27 या डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के सेक्शन 12 के तहत केस फाइल आप करा सकते हैं। लोकल NGOs और स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी भी आपको फ्री में मदद करती है। लेकिन कानून के साथ एक और चीज है जो बहुत जरूरी है, जिसे अवेयरनेस कहते हैं। लड़कियों को अपने स्त्री धन के राइट्स के बारे में जानना चाहिए और लड़की के परिवार को दहेज के खिलाफ ना बोलने की हिम्मत जुटानी होगी। श्री राम के आदर्श और हजरत अली और बीवी फातिमा के विवाह में हमें सिखाया गया कि शादी में प्यार, सम्मान और धर्म होना चाहिए, ना कि पैसे का लेन देन। दोस्तों, दहेज एक सामाजिक बुराई है और इसको खत्म करना हम सबका फर्ज है, हम सबकी जिम्मेदारी है। ये कुछ स्टेप्स हैं जो हम ले सकते हैं, जैसे कि एजुकेशन, स्कूल में दहेज के खिलाफ अवेयरनेस फैलानी चाहिए। सिंपल वेडिंग्स, जिसमें लेविश शादियों को दिखावे को बंद कर एक सिंपल शादी को प्रमोट करना चाहिए, जिससे जो गरीब तबका है वो अपने आप को एक कम महसूस ना करे। अवेयरनेस कैंपेन जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को ज़्यादा प्रमोट और ज़्यादा सपोर्ट करना पड़ेगा, ताकि लड़कियां अपना हक जाने और अपनी आवाज़ उठाने के लिए वो इतनी पढ़ी लिखी और इतनी जागरूक जरूर हों। अपने घर से शुरुआत, दहेज ना दो ना लो, अपने परिवार से ये बात शुरू करनी होगी। स्त्री धन लड़की का हक है, उसकी सिक्योरिटी है, इसे दहेज के साथ मिक्स मत करो। और अगर आपको दहेज के लिए प्रेशर या हरेसमेंट फेस करना पड़ता है तो चुप मत रहो, आवाज उठाओ, कानून का सहारा लो। तो दोस्तों, ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली मेम्बर्स, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और कमेंट में आप इस वीडियो के रिलेटेड और जो आपका एक्सपीरियंस है उसके रिलेटेड आप अपनी बातें शेयर कर सकते हैं। सबसे ज़रूरी, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि आपको अगले सारे वीडियो मिलते रहें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।
तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। धन्यवाद।